हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे। स्वागत है आप सभी बच्चों का क्लास 6 हिंदी मीडियम के चैनल पर। आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं आपका साइंस की प्रिपरेशन, वो भी पेपर्स की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के इन 10 अध्यायों के वह प्रश्न उठाए हैं जो आपके लगभग बच्चों काफ़ी सारे चैप्टर का आधे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाग हिस्सा कवर करते हैं, ताकि अगर आप इन बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हो तो यहाँ से आपको अन्य प्रश्नों का भी आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाने वाले हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो टेंशन कोई नहीं लेना है, हम सब पढ़ेंगे और सबके अच्छे नंबर आएंगे पेपर में। शुरुआत करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो अध्याय नंबर 1 के क्वेश्चन के साथ में अध्याय नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सीरीज में मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं होगा कि हम किस अध्याय के प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान पौधे के फूल खाने के काम आते हैं। बेटा बात करी जा रही है फ्लावर की, किसकी? फूल की। तो आपको पता है बहुत सारे पौधों के अन्य अन्य हिस्सों को हम लोग खाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा पौधा ड्रॉ करती हूँ, मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये पौधे की जड़ें हो गई। देन बच्चों ये कोई पौधा है, तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चा कि इन पौधों के अंदर अलग अलग भाग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पुष्प होगा, कोई फल लगा होगा, एंड बच्चों ये है जड़। तो पौधों के हिस्से होते हैं जड़, तना, फूल, फल, पत्ती और शाखाएं। ये सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं? किसी भी एक पौधे के हिस्से होते हैं, फल, फूल, तना, जड़, पत्तियां, शाखाएं। अब बच्चों इनमें दिक्कत यह है कि आपको पता है हर किसी पौधे का अलग अलग हिस्सा हम खाते हैं। किसी के फल खाते, किसी के फूल, किसी की जड़। जैसे कि बच्चों आलू होगी, तो आलू जो होता है वो पौधे का तना होता है, तो हम आलू खाते हैं, तो आलू क्या है? तना खाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई गन्ना है ना, और आप गन्ने को खा रहे हो, तो गन्ना क्या होता है? बेसिकली गन्ने का आप तना खाते हो, बाकी सब फेंक देते हो। तो हर पौधे के अलग अलग हिस्से को हम खाते हैं। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसके हम फूलों को खाते हैं। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। शुरुआत करते हैं सूरजमुखी से। बेटा सूरजमुखी का बच्चों बीज का तेल निकलता है, तो हम इसका बीजों का प्रयोग करते हैं, है ना। सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल नाम सुना होगा। तो बेटा ये होता है सूरजमुखी का तेल, बिल्कुल वही वाला जो सन को फॉलो करता है ना। दैट्स वाई। दैट बच्चों आपके पास में अन्य है मूली। अरे भाई मूली जमीन के अंदर होती है, तो जमीन के अंदर का मतलब जड़ नहीं है बेटा, ये जड़ है, जड़ है ना। तो मूली जो है वो जड़ होती है और हम वो खाते हैं। गेंदे का फूल होता है लेकिन नहीं खाते हैं। आंसर है फूल गोभी। अरे भाई फूल गोभी, पत्ता गोभी, नाम में फूल लिखा है और गोभी है, तो गोभी को तो हम बड़े चाव से खाते हैं। भाई मेरी तो फेवरेट है गोभी, फूल गोभी, है ना। तो भाई ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपके अन्य चीजों को भी क्या करते हैं? साथ में कंबाइन करते हैं। लेट्स गो ऑन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं बच्चों कि हमारे पास में भोजन खाने के आधार पर मतलब सजीवों को 3 भागों में बांटा गया। आप इसको लिख सकते हो बच्चों, नोट करना हो तो। भोजन को ग्रहण करने के अनुसार, भोजन को खाने या ग्रहण करने के अनुसार जीवों को या सजीवों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा है। पहला होता है बेटा शाकाहार, दूसरा होता है बेटा मांसाहारी, और एक तीसरे नंबर पर होता है सर्वाहारी। यानी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं बेटा, तो शाकाहारी वे होते हैं जो सिर्फ सब्जियां खाएंगे, मांसाहारी वे होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, सर्वाहारी जो सब्जियां और मांस दोनों खाते हैं। तो भाई मेरे पास में सर्वाहारी, शाकाहारी और खून चूसने वाले और मांसाहारी लिखा हुआ है। तो बेसिकली बच्चों अगर कोई एक जानवर दूसरे को खा रहा है यानी कि वो मांस खाता है, तो मांस खाने वाला क्या लिखोगे बेटा? आप मांस खाने वाले को क्या लिखते हो? मांसाहारी। तो दैट्स
बच्चों पोषक तत्व वाला चैप्टर यानी अध्याय नंबर 2 भोजन और उसके अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण घटक। इस अध्याय के अंतर्गत बच्चों ये क्वेश्चन है कि लौह तत्व किसमें पाया जाता है। दैट मीन्स बच्चों कि अगर मेरे पास में बच्चों आयरन है, ये एक प्रकार का खनिज के अंतर्गत आने वाला पोषक तत्व है। हमारे पास में कितने पोषक तत्व होते हैं बेटा? जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले पोषक तत्व क्या होते हैं? ये वे पोषक तत्व होते हैं बेटा जो आपके शरीर के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर नहीं खाओगे पोषक तत्व, आपका हेल्थ नहीं बढ़ेगा, आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आपके बच्चों बाल नहीं बढ़ेंगे, आपकी नजरें कमजोर हो जाएगी। यानी आपके शरीर में होने वाली हर किसी क्रिया विधि गतिविधि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि निम्न प्रकार से है। कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा बच्चों प्रोटीन, नंबर 3 आप लोग लिख सकते हो वसा, नंबर 4 लिख सकते हो बच्चों इसे आप लोग विटामिन्स बोलते हो, और विटामिन्स भी बच्चों अलग अलग प्रकार के होते हैं। देन बच्चों 5वें नंबर पर खनिज और रेशे होते हैं, जो कि शरीर में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है अपशिष्टों को बाहर निकालने में। एंड देन 7 नंबर पर जल, वाटर। ये कुछ ऐसे पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को बच्चों संपूर्ण करते हैं। इनसे ही मिलकर इनडायरेक्टली बोलूं शरीर बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देता है, प्रोटीन शारीरिक शरीर की संरचना, वृद्धि, निर्माण, मरम्मत, सबका काम प्रोटीन का। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही ऊर्जा देते हैं। विटामिन आपके शरीर से रोगों की रक्षा करता है। खनिज और रेशे बच्चों आपके शरीर के अंदर होने वाले जैसे कि रक्त बनाना है ना, आपकी जो बच्चों हार्मोन्स होते हैं उनमें कंट्रोल करना, ये खनिजों का काम है। रेशे जो होते हैं बेसिकली ये रेशे आपके शरीर के अंदर के अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं। एंड बच्चों जल आपके शरीर में बच्चों तापमान को संतुलित करना और भी बहुत सारे काम जल करता है। तो ये सारे पोषक तत्व है। तो भाई बोल रहा है कि लौह तत्व पाया जाता है, तो ये लौह तत्व यानी बेटा आयरन की बात कर रहे हैं। आयरन आपका एक पोषक तत्व है जो खनिज में आता है। आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम, ये सारे क्या है? खनिज के अंदर आने वाले पोषक तत्व। तो बेटा बॉडी में पाया जाता है, ये सेब में होता है, सेब इसका स्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है बेटा इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अब बच्चों हम बात करते हैं किसके बारे में? अगले क्वेश्चन के बारे में। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा शरीर सूर्य की उपस्थिति में किस विटामिन का निर्माण करता है? हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा शरीर सूर्य की उपस्थिति में कौन सा विटामिन का निर्माण करता है। आपको बता दूं बच्चों हमारे पास में होते हैं विटामिन अलग अलग प्रकार के। तो विटामिन होता है ए, बी, सी, डी, ई और के। तो यहाँ पे बेटा विटामिन डी जो होता है उसका स्रोत होता है सूर्य। बेसिकली जो सूर्य होता है वो क्या करता है, आपकी त्वचा के संपर्क में आते से ही विटामिन डी को रिलीज करता है। तो सही आंसर क्या होगा बच्चा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि विटामिन डी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा देने वाले भोजन में शामिल होते हैं। ऊर्जा आपको कौन देता है बेटा? ऊर्जा आपको देते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हम लोगों ने देखा कि वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को बच्चे लोग बिना सोचते समझे देखते भी नहीं है और कार्बोहाइड्रेट पे सीधा टिक मार्क करके आते हैं और वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी के ऑप्शन भी नहीं पढ़े। भाई बाकी विकल्प भी पढ़ो, वो सही है। तो भाई आप लोग कह सकते हो बेटा ए और बी दोनों करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम बच्चों आपके पास में है रेशे, तंतु तथा वस्त्र वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर के अंदर के जो बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। आप लोगों को 2 प्रकार के रेशे पढ़ाए गए हैं। एक होता है बेटा सूती कपड़ा, दूसरा जूट के द्वारा बने कपड़े। तो जूट और आपको पढ़ना था कपास, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। बेसिक जानकारी है कि तंतु कैसे बनता है, कैसे प्राप्त होता है। तो अलग अलग प्रकार के तंतु हम लोगों ने देखे हैं वहां पे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा रेशमी सूत। तो रेशम सूत, रेशम का जो तागा होता है वो कहाँ से मिलता है? रेशम के बच्चों जो तागे होते हैं या धागे होते हैं, सूत मतलब होता है बेटा धागा।
तो रेशम का धागा कहाँ से मिलता है? जिन बच्चों को नहीं पता है बता दो बेटा, ये होता है जांतव रेशा। इसे हम लोग जांतव रेशा भी कहते हैं, जो कि जंतुओं से प्राप्त होता है। नाम में लिखा है जांतव यानी कि जंतु, तो बेटा कौन से प्राप्त होता है? रेशम कीट से। तो एक होता है रेशम का कीट बेटा, यही होता है जो कि रेशमी सूत को प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए वॉज करेक्ट। सही कौन सा है इसका ऑप्शन? रेशम कीट, कपास, पटसन, कोई नहीं, मैं ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना? तो बेटा क्वेश्चन टफ नहीं है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट भी टफ नहीं है। दिक्कत है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और बच्चों पढ़ने के लिए सबसे पहली जरूरत है आपको मन लगा करके चैप्टर को समझना है, रटना मत। कोई भी चैप्टर रटना मत, रटोगे तो भाई भूल जाओगे, नो डाउट। रटोगे एक बार याद रहेगा, कभी याद नहीं रहेगा। जबकि ये चैप्टर जो है आपको 6वीं में है, 7वीं में भी है और 8वीं में भी है। बोलने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये चैप्टर है बच्चों, कक्षा 8वीं तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और 9वीं 10वीं में तो बच्चों अलग ही लेवल का है ये, है ना? तो फिर सोच लो कि ये सभी ऑब्जेक्टिव, ये सभी कॉन्सेप्ट कितने जरूरी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जूट या जो पटसन है उसका तंतु निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? जूट किस प्रकार का तंतु है? आपको बता देती हूँ बेटा, जूट जो होता है इसे हम लोग पादप तंतु के अंतर्गत लिखते हैं। पादप तंतु इसका मतलब होता है बच्चों पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले। तो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले, तो भाई कौन प्राप्त होता है बेटा? यहां पर जो पौधा है बेटा वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो पादप तंतु है, पौधे से प्राप्त होगा जूट। ओके, अगला क्वेश्चन, कपड़े की पहचान कैसे करिए? अगर बच्चों आपके पास में एक क्वेश्चन दे दिया जाए, आपके सामने एक कपड़ा रख दिया जाए, तो मैं आपसे बोलूंगी कि भाई चलो मुझे बताओ कि कौन सा कपड़ा कैसा है, ये मुझे टेस्ट करके बताओ, मुझे प्रूफ चाहिए कि ये कपड़ा फलाना है ठिकाना है। आप क्या करते हो? मम्मी लोग जब दुकान जाती है कपड़े खरीदने, क्या करती है बताओ? छोड़ो वो सब छोड़ो, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जब मम्मी लोग दुकान जाती है तो बेटा वो लोग क्या करती है? छू छू के देखती है। वेरी एग्जैक्टली, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो। अरे भाई मम्मी लोग जाती है, टच करके देखती है कौन सा मटेरियल दे दिया इस बंदे ने, सही तो दिया है कि नहीं। तो हम छू कर यानी कि बेटा स्पर्श के द्वारा उसे पता लगाते हैं कि कपड़ा कौन सा है, किस क्वालिटी का है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन है पदार्थों का पृथक्करण, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आगे आ रहे हैं। चाहे पहले हम लोग पदार्थों का पृथक्करण कर लेते हैं बेटा। ये चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि अगर मेरे पास में कोई ऐसे पदार्थ है ना, ये चैप्टर पूरा उसी पर डिपेंडेंट है बच्चों, कि अगर मेरे पास में ढेर सारे पदार्थों का मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है बेटा? मिक्सर, है ना। मिश्रण यानी कि ढेर सारे, एक ही इसमें ढेर सारे पदार्थ मिले होते हैं। तो अगर मेरे पास में पदार्थों का मिश्रण है तो कैसे बच्चों मिश्रण से शुद्ध पदार्थ अलग किए जाए? तो मिश्रण से शुद्ध पदार्थों को पृथक करना, पदार्थों को अलग करना। यही तो बच्चों आप लोगों का क्या कहलाता है? पदार्थों का पृथक्करण। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बच्चों पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? इसे कहते हैं हम लोग पृथक्करण। तो ये कहलाता है बच्चों कि अगर मेरे पास में अलग अलग विधियों का हम प्रयोग करते हैं पृथक्करण में, जैसे कि बच्चों लिखा हुआ है हस्तचयन। हस्तचयन का मतलब होता है हाथों से चुनना। ठीक है, तो बेटा जैसे कि आप लोगों ने चावल से कंकड़ निकालना सुना होगा, तो जब चावल से कंकड़ को निकालते हैं तो बेटा कंकड़ को निकालने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी लोग चावल को बिनती है, तो उसे बोलते हैं हस्तचयन, जो कि बच्चों सिर्फ हर केसेस में नहीं होता, कुछ कुछ केस में ही एप्लीकेबल है। जैसे कि चावल से कंकड़ निकालना, एक कटोरी में मैंने आम, जामू, नींबू सब कुछ डाल दिया है, तो उसमें से सबको, नींबू को अलग, चीकू को अलग, संतरे को अलग, आम को अलग रखना है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर हम हाथों का प्रयोग कर सकते हैं वहीं पर हस्तचयन विधि का प्रयोग करते हैं। बट बच्चों बात आती है थ्रेशिंग,
निष्पावन और भारण। भारण विधि में पदार्थ भारी हो जाता है, तो इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अनाज और भूसे में बच्चों हमें क्या करना है, भूसा बहुत हल्का होता है। भूसा कैसा होता है बेटा, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, और अनाज जो होता है वो कैसा होता है, भारी होता है। जब भी बेटा किसी भारी और हल्की चीज़ें आपस में मिक्स होती है तो हम एक विधि का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है निष्पावन। यह विधि में क्या होता है बेटा, हम वायु की लहरों का, वायु के झोंकों का, पवन का प्रयोग करते हैं। इसका नाम ही निष्पावन है। नाम क्या है बेटा, निष्पावन, यानी कि पवन से। तो निष्पावन में क्या होता है, पवन का प्रयोग करते किसान लोग क्या करते हैं बेटा, ऐसे बहुत सारा उनके पास मटेरियल होता है, तो जब वो अनाज को धीरे 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 फेंकते हैं तो भूसा बेटा ऐसे उड़ते 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 क्या होता है, एक जगह पे जमा होने लगता है। तो ये है भूसा, और इस तरीके से अनाज जो होता है वो क्या करते हैं बेटा, वो नीचे की ओर जमा कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या कर लेते बेटा, वो इस तरीके से अनाज को अलग और भूसे को अलग कर लेते हैं। अब बच्चों बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, आटे में से चोकर को कैसे अलग करोगे। अब भाई क्वेश्चन बनता है कि आटे से चोकर निकालना। आप लोगों ने मम्मी लोगों को बच्चों छलनी से छानते हुए देखा होगा। मम्मी लोग जो है वो बच्चों छलनी लेती है और छलनी में डालती है आटे को। तो आटे की बच्चों जो छलनी होती है, आपने देखा होगा कि उसमें आटे के ऊपर ढेर सारे मोटे मोटे छिलके होते हैं। चोकर बेसिकली कुछ नहीं होता, चोकर मतलब कि छिलके, गेहूं के छिलके, बहुत सारे गेहूं के क्या होते हैं बेटा, जो अनाज होता है ना, गेहूं के अनाज के छिलके होते हैं वो। तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों क्या होते हैं, अगर आटे में मिक्स होते हैं तो उससे क्या करते हैं बेटा, छलनी से छान लेते हैं। तो इस विधि को बोलते हैं चालन। चालन विधि में क्या करते हैं, आप छलनी लेते हो, छलनी से छान लेते हो, तो ये विधि क्या कहलाती है, चालन कहलाती है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं। मान लीजिए कोई कपड़ा है, उसमें आपने क्या किया, दूध को डाल दिया, तो बेटा मलाई उस पर रह जाती है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि मलाई जो है वो लग जाती है। ये क्या है, ये है मलाई। तो बोला जा रहा है कि ये विधि कौन सी होती है। तो बच्चों ऐसी विधियां जिसमें हम लोग किसी चीज को फिल्टर करते हैं, यानी कि बहुत बारीकी से अलग करते हैं, बहुत बारीकी से। जैसे कि हमने अभी चालन विधि से क्या किया था, आटे से चोकर निकाला था, लेकिन फिर भी उसमें चोकर तो मिक्स हो ही जाता है। लेकिन पनीर को निकालना या बच्चों मलाई को अलग करना है ना, कपड़े से, याद है पनीर बनाने के लिए आप दूध में नींबू निचोड़ते हो और उसको ऐसे एक सूती कपड़े में लपेट के रख देते हो दूध को, और वहां से पूरा पानी निचोड़ लेते हो। वैसे ही बच्चों जब मलाई को आप अलग करते हो तो दूध को उस कपड़े से छान लोगे तो बेटा वो बहुत ही बारीक होता है, उसको बोलते हैं फिल्टर करना। वो बहुत पतला होता है, उसमें एक भी कण बच्चों पानी के अंदर एक भी कण दूसरा नहीं मिक्स होता, उसे बोलते हैं बेटा फिल्टर। दैट थिंग इज फिल्टर। तो फिल्टर करना जो होता है बेटा, इसको अंग्रेजी में फिल्टर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं निस्यंदन। ये क्या कहलाती है बेटा, ये विधि जो होती है इसे हम लोग निस्यंदन विधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निस्यंदन विधि, ये निष्पंदन लिखा है, ये निस्यंदन है बेटा। तो निस्यंदन विधि जो होती है ये वो विधि है जहां पर आप लोग क्या करते हो बेटा, चीजों को फिल्टर करते हो। अवसादन में बच्चा जो अशुद्धियां होती है वो क्या करती है, तली में बैठ जाती। जैसे कि ये है तो तली में क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, ये तली में बैठ जाती है। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, चालन विधि भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए करेक्ट है, निस्यंदन विधि। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्क्रमणीय परिवर्तन। ये है चैप्टर नंबर 6। इसमें बच्चों दो प्रकार के परिवर्तन आपको पढ़ने हैं। आपको बताए गए हैं कि बच्चों परिवर्तन यानी कि वस्तुओं का बदलना, बार बार परिवर्तन का मतलब वही होता है बेटा चेंजेस, यानी कोई चीज बदल जाती है। तो बेटा उत्क्रमणीय परिवर्तन जो होते हैं ये वे परिवर्तन होते हैं जिसमें परिवर्तन के पश्चात वस्तु को पुनः प्राप्त कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने बेटा पानी से बर्फ जमाया, आपने क्या किया, एग्जाम्पल लो, पानी से आप लोगों ने बर्फ जमाया,
तो आपको पता है बेटा, अगर पानी से बर्फ जम जाता है तो पानी से बर्फ का बनना क्या है बेटा, ये एक प्रकार का परिवर्तन है। लेकिन ये कैसा परिवर्तन है, कौन बता पाएगा? क्या कोई बच्चा है जो बता पाएगा कि ये किस प्रकार का परिवर्तन है बेटा? तो जो पानी से बर्फ में कन्वर्जन होता है, यहाँ पर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, उसको आप बर्फ में बदल दे तो। लेकिन अगर आपने बर्फ को कन्वर्ट बच्चों गर्म कर लिया, तो बर्फ को गर्म करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर बर्फ भी वापस से कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। वापस से जो बर्फ होता है, इसको ये तीर के निशान बता रहा है कि भाई वापस से हम पानी में बदल सकते हैं। तो बेटा जिसको हम पानी से बर्फ से पानी में वापस बदल सकते हैं, ऐसा परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के लिए कागज को मोड़ा, एक कागज था, इस कागज को मैंने मरोड़ लिया, तो कागज को मरोड़ने के बाद उसको मैं सीधा भी कर सकती हूँ, इसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो बर्फ से पानी का बनना, पानी से भाप का बनना और भाप से जल का बनना, ये तीनों विधियों में जरा ध्यान से देखो बेटा कि बर्फ से अगर पानी बनता है तो बेटा बर्फ से पानी बना, समझ पड़ती है, और पानी से भाप बन गया, और भाप को बच्चों वापस ठंडा किया तो जल बन गया, और जल को वापस ठंडा करोगे तो बर्फ बन जाएगा। ये तीनों ही मेथड उत्क्रमणीय, ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों उत्क्रमणीय है। आप बर्फ को गर्म करोगे पानी बनेगा, पानी को गर्म करोगे भाप बनेगा, भाप को ठंडा करोगे पानी बनेगा, और पानी को और ठंडा करोगे तो बर्फ बनेगा। दैट्स इट। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? यस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, वे पदार्थ या वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को वापस पाया जा सकता है ना। जैसे कागज को मैंने फोल्ड कर दिया, मरोड़ दिया, जैसे कि मेरे पास, मान लीजिए बच्चों, देखो यहाँ पर मेरे पास में एक कागज है ना, लेट मी से दिस कि ये मेरे पास में एक कागज है और इस कागज को मैंने फोड़ दिया, मरोड़ दिया, तो क्या हुआ, ये परिवर्तन है, और इसको मैं वापस से ओपन कर दी, सीधा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड बच्चों उत्क्रमणीय परिवर्तन। मैंने कागज को वापस से प्राप्त कर लिया, है ना। तो बेटा ये कहलाते हैं उत्क्रमित परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। तीव्र और मंद परिवर्तन, बेटा तीव्र जो बहुत जल्दी हो जाते हैं परिवर्तन, जैसे कि अगर मैं बोलूँ बालों का कटना, मैंने बालों को लिया काट दिया, तो ये तीव्र परिवर्तन है, मेरे बाल पूरे कट जाएंगे। मंद, तो बेटा मंद मतलब बहुत होते रहते हैं, जैसे लोहे पे जंग लगना, वो आराम से जंग लगते रहती है, तो वो मंद परिवर्तन आते हैं। ठीक है ना। चलो अब भाई आगे बढ़ते हैं अगले हमारे क्वेश्चन पे। निम्न में से अपारदर्शी वस्तु को चुनो। अपारदर्शी वस्तु को चुनने का मतलब है बेटा, ये चैप्टर है वस्तुओं का समूह बनाना, चैप्टर नंबर 4, है ना। तो निम्न में से अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? अपारदर्शी, पहले ये बताइए मुझे। अपारदर्शी वस्तु का मतलब होता है बेटा, दैट मीन्स कि मेरे पास में वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता, वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता। दैट मीन्स बच्चों ऐसी चीजें बच्चों, जैसे कि स्टील का चम्मच हम किसी भी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते। तो बेटा अपारदर्शी वस्तु मतलब हमें ऐसी वस्तु देखना है जिसके मैं आर पार नहीं देख सकती। तो बेटा जिसके आर पार नहीं देख सकती, तो स्टील का चम्मच, स्टील के चम्मच के बच्चों में दूसरे पार नहीं देख सकती, कांच के कटोरे में मैं देख सकती हूँ, खिड़की के शीशे में देख सकती हूँ, और बेटा पॉलिथीन के बैग में। तो ये तीनों क्यों है? गलत है, क्योंकि ये बच्चों आर पार आप देख सकते हो, इसके भी आर पार देख सकते हो, उसके भी आर पार देख सकते हो, इसके भी आर पार देख सकते हो। दैट मीन्स कि बेटा ये सारी पारदर्शी है, दिस थ्री आर पारदर्शी। इसको आप लोग क्या बोलोगे? पारदर्शी बोलोगे। तो कांच का कटोरा, पॉलिथीन का बैग आर पार दिखाई देता है, दैट्स बच्चों पारदर्शी। ठीक है, क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जल में अविलेय है, यानी कि बच्चों हमें अघुलनशील पदार्थ को गैस करना है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि जल में अघुलनशील होता है? दैट मीन्स नमक, रंग, चीनी, रेत के कण। तो बेटा पानी में अघुलनशील वस्तु होती है रेत, बाकी चीनी, नमक और रंग तीनों पानी में घुल जाते हैं, जिसे हम विलेय बोलेंगे। ठीक है, बाकी अविलेय कौन है? रेत कण। क्लियर?
अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ की आकृति नहीं बदली जा सकती? दैट मीन्स ऐसा कोई पदार्थ जिसकी आकृति को हम नहीं बदल पाते हैं, मतलब उसकी आकृति जैसी की वैसी होती है। सबसे पहले कठोर पत्थर, दूध, पानी और केरोसिन। अच्छा मुझे बताओ, इन चारों में से किसकी आकृति फिक्स है? आपका आंसर होगा मैम कठोर पत्थर। एग्जैक्टली यार बच्चों, बिल्कुल सही हो, कठोर पत्थर। आपको ये बात पता है कि जो पत्थर होता है ये बहुत ज्यादा कठोर होता है, तो इसके लिए इसकी जो आकृति होती है ये फिक्स्ड होगी, ये चेंज नहीं होती। अगला क्वेश्चन, फल किस भाग से बनता है? ये चैप्टर है बच्चों पौधों के बारे में, जानिए, पौधों को जानिए। इस चैप्टर में आपको पूरे पौधे के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो बच्चों पौधे के बारे में जब बताया गया था तो आपको बताया है कि पौधे में एक ऐसा भाग होता है जिसको मटके जैसा बोला जाता है, इसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। और इस स्त्री केसर के अगल बगल बेटा ऐसे भौरे जैसे बहुत सारे परागकण पाए जाते हैं। तो ये परागकण जो होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों पुंग केसर। ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हो बेटा, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पुंग केसर। तो बेटा ये जो ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। एंड बच्चों नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे कहा जाता है वर्तिका। ये होता है अंडाशय। दैट मीन्स बच्चों अब मेरे पास में वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये अंडाशय है, इसे बोलते हैं स्त्री केसर। पुंग केसर बेटा बाहर वाला, और इसके ऊपर होता है बेटा येलो कलर का। इसके सभी के ऊपर क्या होता है बेटा? येलो कलर होता है, येलो कलर का होता है, उसे हम लोग कहते हैं परागकण। और यही बच्चों क्या करता है? पुष्प में जनन का कारण बनता है। तो क्या होता है बेटा, जैसे ही कोई परागकण उड़ करके यहाँ पे वर्तिकाग्र पर बैठता है तो वो घुस जाता है नीचे, और अंदर बेटा क्या होता है? निषेचन, एक प्रक्रिया होती है जिसमें अंडाशय के अंदर उपस्थित जो अंडे होते हैं उनके साथ में यहाँ पे बेटा फ्यूजन होता है दोनों का, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बीज का निर्माण होता है। तो बेटा पेड़ पौधों के फूलों से बीज बनते हैं जो कि भ्रूण होते हैं, और जो अंडाशय होता है वह फल के रूप में विकसित होता है। यानी कि जो फूलों से आप फल बनते देखते हो बेटा, फल में जो बेटा अंडाशय होता है वो फ्रूट बनता है, और बेटा जो हमारा भ्रूण होता है वो उसके अंदर का बीज होता है। तो पुंकेसर बेटा मेल पार्ट है, ये नहीं रहेगा, कोई भी नहीं, आंसर नहीं है इसका। राइट आंसर है बच्चों अंडाशय, स्त्रीकेसर ये नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है बेटा? अंडाशय। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तने का प्रमुख कार्य। अब बच्चों पेड़ पौधे में आपको पता है कि आपके अलग अलग हिस्सों के अलग अलग काम होते हैं। तो तने का काम क्या होता है बेटा? तने का काम होता है पानी और खनिजों का संवहन। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों का कार्य होता है, पत्तियां करती है बेटा वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण ये भी पत्तियों का कार्य होता है, पत्तियों को ही प्रकाश संश्लेषण करना है। श्वसन का काम भी पत्तियां और जड़ करती है ना। तो बेटा इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में, पुष्प का मादा पार्ट क्या कहलाता है? मादा यानी कि फीमेल पार्ट, मैंने अभी बताया बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। यहीं पे भ्रूण विकसित होगा, यहीं पर फल बनेगा। स्त्री केसर में बच्चों जब क्या होते हैं, स्त्री केसर के अंदर जब भी बेटा वहां पर जाते हैं आपके परागकण, तो परागकण जो होते हैं वो बेटा अंडे से मिल करके, यानी कि बीजांड में जो अंडे होते हैं उनसे मिल करके बीजों का निर्माण करते हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इज दैट ट्रू? क्या ये सत्य है बच्चों? तो बेटा पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है, किस भाग में परफॉर्म होता है बेटा? तो पत्तों में। पत्तियां जो होती है उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो बेटा तो प्लीज विजिट प्रकाश संश्लेषण टॉपिक इन दिस
क्लास इन दिस चैनल, वहाँ पे बहुत बेहतरीन आपको भाषा में प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो होता क्या है। तो पत्तियां बच्चों क्लोरोफिल का यूज करके काम करके क्या करती है बेटा, पत्तियां भोजन का निर्माण करती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास में, रेशेदार जड़ पाई जाती है। यानी बच्चों आपको पता होगी जड़ दो प्रकार की होती है, जड़ दो प्रकार की होती है, एक होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है रेशेदार जड़। बेटा मूसला जड़ जो होती है उसमें क्या होता है, मान लीजिए पौधा है हमारा, तो पौधे के बच्चा निचले वाले हिस्से में मूसला जड़ कुछ एक ही तरीके से लंबी 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 नीचे उतरती है, लेकिन रेशेदार जड़ जो होती है बेटा वो कैसी होती है, जड़ में कुछ इस प्रकार से फैलती है, इस प्रकार से। तो ये मान लीजिए कोई पौधा है, ये कोई पौधा है और इसी पौधे के अंदर बच्चों अगर रेशेदार जड़ है तो ये जड़ नीचे इस तरीके से फैलती है। बच्चों सभी लोग ध्यान से देखिए, ये रेशेदार जड़ जमीन के अंदर इस तरीके से फैली हुई होती है। तो दिस वन ही रेशेदार जड़ वो होती है मूसला जड़। तो मूसला जड़ की खास बात ये होती है कि बेटा इसके जो पौधे के पत्तियां होती है समांतर सिरा विन्यास की होती है और रेशेदार जड़ की जो होती है बेटा वो होती है जालिका रूपी। उल्टा बोल दिया क्या मैंने बेटा? गेहूं के अंदर, ज्वार बाजरा के अंदर, या बच्चों आप लोग मक्का में देखिए, मक्का में, ज्वार बाजरा में और गेहूं में तीनों में समांतर सिरा विन्यास होता है, जबकि जो बेटा मूसला जड़ जैसे कि आप लोग देख लीजिए शकरकंद हो गया, नहीं शकरकंद मत लीजिए सॉरी, गाजर हो गया है ना, मूली हो गया, इनमें सब में क्या होता है बेटा, जो पत्तियां होती है उसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। तो वहां पे जो जड़ होती कैसी होती है बेटा, मूसला जड़ होती है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी, मक्का, गेहूं और ज्वार बाजरा ये सभी के अंदर समांतर सिरा विन्यास होता है। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पर रेशेदार जड़ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भोजन का संग्रह जड़ों में करने वाला पौधा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जो जड़ में संग्रहण नहीं करता। हर पौधे का अलग अलग हिस्सा होता है, जैसे कि जड़, तना, शाखा, फूल, पत्ती सब। तो बेटा बेसिकली जड़, तना और अन्य भागों को भी हम खाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भोजन का संग्रह जड़ों में जो नहीं करता, तो बेटा गाजर जो है वो क्या है, एक प्रकार की जड़ है। गाजर क्या होती है, जड़ है। तो हमसे तो पूछा है कि जड़ नहीं होना चाहिए, तो गाजर जड़ है। शलगम, आलू, शकरकंद और मूली, तो हमसे बोला है कि जड़ों में करने वाला पौधा नहीं है। तो बेटा गाजर क्या होता है, एक प्रकार से वो भी जड़ है। आलू जो होता है वो क्या होता है बेटा, तना होता है ना। शलगम जो है वो भी एक प्रकार से जड़ है और शकरकंद और मूली भी जड़ ही होते हैं। बचा कौन, तना। तना कौन है, आलू। तो आलू बच्चों जड़ में नहीं, वो तने में अपना भोजन संग्रह करता है। आलू जो होता है वो जड़ में नहीं, तने में भोजन को संचय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टे में कितने जोड़ी पैर होते हैं? शरीर में गति चैप्टर नंबर 8। तिलचट्टे में बेटा टोटल जो होता है 6 पैर होते हैं। तिलचट्टे के पास टोटल कुल मिलाकर के 6 पैर होते हैं, ठीक है। 2 आगे होते हैं, 2 बीच में और 2 पीछे। तो ऐसे टोटल उसके पास में बेटा 1 2 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो आप लोग सही टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी पर। अगला क्वेश्चन, खोपड़ी के जोड़ जिनकी अस्थियां नहीं हिल सकती, नहीं हिलने वाली, नहीं हिलने डुलने वाली ऐसी अस्थियां जो हिल डुल नहीं सकती, क्या कहते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों इनमें से कोई भी नहीं। क्यों बच्चों, क्योंकि वो कहलाती है अचल संधि। अचल संधि दैट मीन्स बच्चों ये फिक्स्ड होती है। जॉइंट कैसे होते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, ये बिल्कुल हिलने डुलने में हेल्प नहीं करती। कहाँ पाई जाती है, आपकी खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन, और वो है केचुए के शरीर पर बाल जैसी आकृतियां पाई जाती हैं, उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। सीलिया, शुक्र, पक्षिकाएं, उपयुक्त सभी। तो बच्चों बेसिकली केचुए के शरीर पर जो बाल जैसी संरचनाएं होती है उन्हें हम सीलिया कहते हैं, ठीक है। तो सीलिया पाई जाती है केचुए के शरीर पर जो कुछ इस प्रकार से होती है। अगला क्वेश्चन आपके पास में मेरुदंड बना है, यानी कि बच्चों आप लोगों की रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की जो हड्डी बनी होती है क्या उसमें एक अस्थि होती है? नहीं। आप खुद टच करके देखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी में बेटा आपको फील होगा ढेर सारी छोटी 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 हड्डियां आपस में कनेक्ट है।
दैट मीन्स बच्चों एक अस्थि नहीं, दो अस्थि नहीं, तीन अस्थि नहीं, ढेर सारी अस्थियों से आपकी मेरुदंड 1 by 1 1 by 1 1 by 1 क्या हुई बच्चों, कनेक्ट हुई है, जुड़ी है। ओके चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, शरीर में गति। और अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए मिट्टी को क्या करते हैं। तो आपको बता दो बच्चों, जो केचुए होते हैं, केचुए के दो पार्ट होते हैं ना। मान लीजिए केचुआ है, अच्छे से नहीं बना बट जस्ट एज्यूम केचुआ है। तो केचुआ क्या करता है बेटा, मिट्टी को भोजन के रूप में खाता है। हाँ जी बच्चों, केचुआ मिट्टी को खाता है। मिट्टी में छोटी की मात्रा लगाइए, गलत है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाइएगा। तो बेटा ये है आप लोगों की मिट्टी। तो मिट्टी में क्या होता है, केचुआ बेटा मिट्टी को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और ये अपने पूरे शरीर में मिट्टी को पचाता है और बेटा पिछवाड़े से निकाल देता है। तो यहाँ पर जो भी मिट्टी मिलती है ये बहुत ज्यादा कैसी होती है, पची हुई होती है और ये बहुत उर्वर होती है, इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, बहुत उपजाऊ कह सकते हो उसमें, कि मिट्टी बहुत अच्छी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कूल्हे की अस्थियों को क्या कहते हैं बेटा। आपके जो कूल्हे में जो अस्थियां पाई जाती है उसका नाम होता है श्रोणी अस्थियां, इसका नाम ही है स्पेसिफिक श्रोणी अस्थियां। ठीक है, तो कूल्हे में जो अस्थियां पाई जाती है वो अस्थियां अचल, मेरु अस्थियां या उपास्थि, इनमें से कोई नहीं है, ये पाई जाती है श्रोणी अस्थियां, है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा, इनमें से कौन सा वायवीय जंतु है। ये चैप्टर है बेटा आपका सजीवों एवं इनके आवास या परिवेश करके चैप्टर है। सजीवों इनका संसार, सजीवों इनके आवास और विशेषताएं, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम से है ये। तो बेटा इस चैप्टर में आपसे पूछा है वायवीय जंतु, दैट मीन्स कि वायु में रहने वाला है, वायु में उसको अपने शरीर को अनुकूलित कर लिया है। दैट इज बच्चों मेंढक है क्या। मेंढक वायु में तो मैंने नहीं देखी भाई, कोई उड़ता हुआ मेंढक देखा है अपने आज तक के कि मेंढक है वो उड़ रहा होगा, नहीं कभी नहीं। मछली नहीं, तोता है ना, तोते को सबने देखा है, मस्त ऊपर उड़ते रहता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलीय आवास है। दैट मीन्स बच्चों ऐसा कोई जानवर जो कहाँ रहता है, जो जल में रहता है या पानी में रहना पसंद करता है। तो घास मरुस्थल तो नहीं हो सकते बेटा, ओनली झील इज राइट आंसर, वन में भी नहीं रहेगा। जलीय आवास यानी कि पानी में रहने वाले जीव कहाँ रहेंगे, झील में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वक्र रेखा की सही लंबाई मापी जा सकती, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास में ये कोई आर्क है, ये कोई वक्र रेखा है और मुझे नापना है इसकी लंबाई, मुझे नापना है इसकी लंबाई, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताइए। इस वक्र रेखा की लंबाई को मैं कैसे मापन कर सकती हूँ भाई। मीटर की रॉड से तो नहीं करूंगी, रॉड पूरी सीधी सीधी रहेगी तो मैं रॉड से तो इसको मेजरमेंट कर ही नहीं सकती। तब बच्चों फिर होता है धागे से, तो भाई धागे से भी हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल। धागे को हम इस सिरे पे लगाएंगे, यहाँ पर टेप लगा देंगे, यहाँ पर टेप लगा देंगे, यहाँ पर टेप लगा देंगे, ऐसे जोड़ते 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 धागे को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक पूरे धागे को हम खड़ा कर सकते हैं और फिर धागे को सीधा करके मीटर की जो रॉड होगी, है ना, हमारी बेटा जो मीटर रॉड है, उस मीटर की रॉड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं बच्चा, इसे मापन कर सकते हैं। तो बलिष्ठता गलत है, मीटर रॉड गलत है, तागा राइट आंसर है, और हाथ से भी नहीं मापेंगे। अरे भाई अगर टेढ़ी मेढ़ी कोई चीज है मेरे पास में, मान लो मैंने ऐसी कोई रख दी है ना, ये कोई अजीब ही गरीब मेरे पास में रेखा है, तो अब क्या तुम इसको रॉड से मापोगे, नहीं, बलिष्ठता से मापोगे, नहीं, सब गलत सलत मेजरमेंट रहेगा। तो क्या करोगे, एक तागा लोगे, ऐसे पकड़ोगे, टेप लगाओगे, यहाँ पे खींचा, टेप लगाया, फिर मोड़ा, फिर टेप लगा दिया, फिर मोड़ा, फिर टेप लगाया, ऐसे करते करते आप पूरा तागे पे टेप लगा दोगे और फिर जब यहाँ पे आखिरी में आपका तागा पहुंच जाएगा तो उसको फिर टेप को निकाल लोगे, फिर जो तागा निकला वो जो भी लंबाई का होगा, तो ऐसे पता करके आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी लंबाई माप सकते हो, है ना। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है लंबाई का SI मात्रक क्या होता है। तो बच्चों लंबाई का SI मात्रक यानी कि स्टैंडर्ड जो पद्धति में, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज जो पद्धति होती है हमारी, उसमें लंबाई को हमेशा मीटर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, किलोमीटर बेटा लंबाई का लंबा मात्रक है। लंबा यानी कि इसे बोलते हैं लंबी दूरियों के लिए मापन,
तो लंबी दूरियों के लिए आप लोग किलोमीटर का यूज करते हो। सेंटीमीटर बेटा बहुत छोटी दूरियों के लिए, छोटी दूरी जैसे कि आप लोगों की किताबें हो गई, किताबों को नापना है स्केल, तो आपकी जो स्केल होती है उसका जो पैमाना होता है बेटा स्केल का, वो क्या होता है, जो स्केल का पैमाना है ना वो इसी पर बेस्ड होता है। स्केल आप लोगों के छोटी दूरियों का मापन ही करता है। और मिलीमीटर बेटा और भी बहुत छोटा मात्रक होता है, ये बहुत छोटा मात्रक होता है। अब इससे भी छोटे मात्रक होते हैं, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अब इससे भी बहुत छोटे छोटे मात्रक पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे जाए कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, तो बच्चों आप लोग कह सकते हो कि एसआई मात्रक में हम इसे मीटर में मापते हैं, बाकी सभी मापन के लायक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि दोलनी गति का दूसरा नाम क्या होता है। बेटा दोलनी गति क्या होती है पहले ये समझो। क्वेश्चन है दोलनी गति क्या है। दोलनी गति बेटा एक ऐसी गति होती है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो बेटा दोलनी गति में, कि किसी एक निश्चित बिंदु, मान लीजिए कि ये कोई निश्चित बिंदु है, तो इस निश्चित बिंदु के आगे पीछे बार बार यही गति करते हो। एग्जाम्पल के लिए झूला, झूले में आप लोग बीच में से शुरू करते हो, एक तरफ जाते हो और झूला ऐसे 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 मस्त गति करता है, ऐसे ऐसे झूला है ना। तो बीच में आपने एक पॉइंट फिक्स कर दिया झूले में और झूला उसके आगे पीछे गतिमान होता है, तो दैट गति कहलाती है दोलनी गति। तो बेटा दोलनी गति को बार बार दोहराने वाली गति भी कहते हैं, अतः बेटा इसको आवृत्ति गति भी कहते हैं। बाकी स्थानांतरण गति होती नहीं है। घूर्णन गति बेटा जो अपनी ही अक्ष पर घूमता है, तो यहाँ पर अक्ष पर गति नहीं होती है ना। घूर्णन गति कौन कर रही है, जैसे कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर खुद ही गोल गोल, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे गोल गोल घूम जाऊंगी तो मेरी गति घूर्णी गति है। तो बेटा मैं अपनी अक्ष पर गोल गोल घूम गई एक ही जगह पे, तो उसको बोलते हैं घूर्णी गति। और फिर बच्चों वक्र रेखी यानी कि किसी भी वक्र में गति करना, तो ये भी गलत उत्तर है। सिर्फ एक ही उत्तर सही है बेटा, आवृत्ति गति। ये आवृत्ति गति में क्या होता है बेटा, वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराती है, वस्तु अपनी गति को दोहराती है, ठीक है, क्लियर बच्चों, ओके। अगला क्वेश्चन है मापन की मानक प्रणाली को कहते हैं बेटा। मापन की मानक प्रणाली दैट मीन्स बच्चों अगर मेरे को मापन करना है तो इसे हम लोग कहते हैं मीटर पद्धति। मीटर पद्धति मापन की वो मात्रक प्रणाली है बच्चों जिसके अंतर्गत हम लोग मापन करते हैं। हम लोग सभी मीटरी पद्धति में ही मापन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अनियमित गति का एग्जाम्पल क्या है बच्चों। तो अनियमित गति दैट मीन्स कि बच्चों वो गति सही तरीके से नहीं होती, कभी भी कैसी भी गति होती, कभी ज़्यादा फास्ट चल रहे हो, कभी स्लो चल गए, कभी एकदम रुक ही गए, है ना। तो ज़्यादा तेज, कम, फास्ट, रुकना, दौड़ना, भागना, तो ये होती है आप लोगों की अनियमित गति। तो बेटा मच्छर की गति ऑब्वियस सी बात है, मच्छर भिनभिनाता है तो भैं करके वो चलता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी अनियमित गति है। जल में मछली की गति, जल में क्या मछली एक दिशा में एक जैसी घूमती नहीं, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, फिर घूमेगी फिरेगी एक जगह पे ऊपर नीचे, तो ये भी गति अनियमित गति है, मतलब कि ये भी अनियमित गति है। तो लेट मी करेक्ट दिस, यस ये भी अनियमित गति है। देन बच्चों फुटबॉल के खिलाड़ी की मैदान में गति। तो फुटबॉल का जो खिलाड़ी होता है उसके मैदान में गति कैसी होती है, कभी खिलाड़ी इधर जाता है फिर वहां से कहीं और जाएगा फिर कहीं और जाएगा, तो घूम करते रहता है, तो ये भी भाई आपका अनियमित गति का उदाहरण है। मतलब तीनों ही अनियमित गति है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्लियर। अगला क्वेश्चन है झूले पर झूलते बच्चे की गति कैसी होती है बेटा। अब भी मैंने आपको बताया आवृत्ति गति। क्यों, झूले पे झूलते हुए इंसान की गति कैसी होती है, दोलनी, और दोलनी को बोलते हैं अपन आवृत्ति गति। तो बेटा यहीं पर अपने पास में क्लियर हो गया कि वो एक बिंदु के आगे पीछे गति करता है झूला। अगला क्वेश्चन बच्चों चलो यहाँ पे अब आप लोगों का जो
पूरा का पूरा बच्चों चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दें। इन जनरली मैं बात करूँ तो बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमने कवर अप किए हैं बोलते बोलते, है ना। तो बच्चों आपको यहाँ पर ऐसे तगड़ी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आएगा तो ऑफकोर्स बच्चों ऐसे और भी ढेर सारे पार्ट्स लेकर आए जाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अलावा रिक्त स्थान, सही जोड़ी और अति लघु उत्तरीय, एक वाक्य में उत्तर, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो होप सो सारे बच्चे लोगों ने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए गए होंगे। और भी ऐसे ढेर सारे कंटेंट के लिए बच्चों जुड़े रहिए क्लास 6 हिंदी मीडियम चैनल पर।